अरे पीट नहीं रहा हूं मैं तुम लोग को। आज जैसा मैंने तुमसे वादा किया था सब कुछ तो कर लिया, अब कब तक छोड़ूंगा? नहीं छोड़ सकता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? तो भाई इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इंटीग्रेशन जो है ये मैथमेटिक्स का एक टूल है, मैथ्स का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई? इसका फिजिक्स से कोई लेना देना दूर तलक भी कोई लेना देना। ये कंप्लीटली किसका पार्ट है? मैथ्स का पार्ट। न्यूटन अंकल ने इसकी खोज की थी, इसकी भी और डिफरेंशिएशन की भी। इस टेक्निक का इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी, लेकिन इसका बेसिकली फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया मैं वापस एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसके ऊपर फिजिक्स को जज ना करें। मैं केवल आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं आउट ऑफ गुडविल कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथ सिखा दूं, वरना तो ये चीज तुम्हें कहां से सीखनी चाहिए? मैथ वाले मास्टर जी से। कहां से सीखनी चाहिए? मैथ वाले। और मैं इंटीग्रेशन का बहुत छोटा सा पार्ट तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा है, वो तो कंप्लीटली मैथ वाले सर ही सिखाएंगे। अब सबसे पहली बात, जरूरत क्या है? मैं क्यों पढ़ूं इंटीग्रेशन? या मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है? ये सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल हम लोगों के सामने होना चाहिए। उत्तर बहुत पहले भी दिया था, फिर देता हूं। मान लो ये एक गोला है, मान लो ये एक गोला है, और इस गोले में हमको केवल इसकी इतनी सी लेंथ पता है। हमें पूरे सर्कल की लेंथ नहीं मालूम कि पूरे सर्कल की लेंथ क्या होगी, हमें केवल इतनी सी लेंथ पता है। और जब लेंथ बहुत कम होती है तो आपको मालूम है हम उसको किससे डिनोट करते हैं? dx से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी चीज के सामने d लग गया तो उसका मतलब है वेरी स्मॉल। अगर मैं कहता हूं कि x लेंथ है तो dx का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ। dx का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल लेंथ। अगर मैं कह रहा हूं t टाइम है तो dt का मतलब है वेरी स्मॉल टाइम। तो मतलब मुझे इस सर्कल की इतनी सी लेंथ पता है ये, और मुझे इस सर्कल की पूरी लेंथ पता करनी है। मुझे इस सर्कल की मैं इंटीग्रेशन करके इस सर्कल की पूरी लेंथ पता कर सकता हूं। क्या करके? क्या करके? मैं इंटीग्रेशन करके पूरे सर्कल की लेंथ पता कर सकता हूं। इसी काम आती है हमारे इंटीग्रेशन। मतलब अगर हमें कोई बहुत छोटी क्वांटिटी पता है और हम उससे पूरी बड़ी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। अगर हमें कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी पता है, उसकी बहुत छोटी क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? तो डिफरेंशिएशन बड़े से छोटा निकालने के काम आती है, इंटीग्रेशन छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी को निकालने के काम आती है। भैया इंटीग्रेशन के जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे, ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन के भी, जो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक फॉर्मूला, और उससे भी बेसिक बात उतारेगा नहीं कोई। अभी देखो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? ये सांप जैसा स्ट्रक्चर, ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है? अगर मैं कहता हूं इंटीग्रल, इसका मतलब है इंटीग्रल x की पावर n dx। x की पावर फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1। क्या फॉर्मूला बढ़ेगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1। एक जामफल के तौर पे
अगर मैं कहूं इंटीग्रल x स्क्वायर dx, आंसर बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, आंसर बनेगा x की पावर 3 अपॉन 3। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, आया नहीं आया? अगर मैं कहूं इंटीग्रल x की पावर 4 dx, आंसर आएगा 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, आंसर आएगा x की पावर 5 अपॉन, आया? हाँ ना बोलो भाया। अगर मैं कहूं कि इंटीग्रल करूंगा dt का, आंसर आएगा t। अगर मैं कहूं इंटीग्रल करूंगा dv का, आंसर आएगा dx का, आंसर आएगा ds का, आंसर आएगा। बात पल्ले पड़ गई। अगर मैं कहूं कि मैं इंटीग्रल करूंगा साइन थीटा डी थीटा का, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल करूंगा, आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन में उल्टा, आंसर क्या आता था? प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, पर इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। याद रखने का भाई। अगर मैं कहूं मैं इंटीग्रल करूंगा कॉस थीटा डी थीटा का, साइन थीटा, वहां क्या आता था? माइनस साइन थीटा। यहां क्या आएगा? साइन थीटा। अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे आया नहीं आया? अरे इतना तो उतार लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई है, इसको उतार लो, पहले उतार लो। हाँ, ये बोर्ड नहीं कर, हाँ ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारे आजू बाजू इसी फ्लाइट के वो है ना पैसेंजर? अच्छा, ये तो डिले का तो कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। फ्लाइट नंबर पक्के से मैच कर लिया है ना? एक सेकंड होल्ड करियो, मैं भी देख लूं जरा। ये भाई, मेरे को अपना बोर्डिंग पास भेजियो एक बारी। नहीं, एक मिनट रुक, मत भेज, मैसेज आया था अभी। रुक जा। हाँ सही है, 2174 ना? नहीं ठीक है, मिल गया 602174, यही है। हेलो, हाँ अरे यार चेक कर ले, फ्लाइट नंबर सेम है ना? हाँ ठीक है, जैसे हो मुझे बताइए फिर। ओके हो गया? आगे बढ़ा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि जैसे सांप बनाया और सांप बना के ऐसे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ए, यहां लिख देते हैं बी, और अंदर का फंक्शन ऐसे ही दे दिया, जैसे मान लो ऐसे दे दिया x की पावर 2 dx। बोल सही है? तो ये जो चीज है
इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये जो चीज है इसको बोला जाता है अपर लिमिट। इसको बोला जाता है लोअर लिमिट और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। अच्छा, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कहां करते हैं ये भी मैं तुम्हें समझा दूं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चली 10 घंटे और मुझे ये पता लगाना है कि भाई 2 घंटे से लेके 4 घंटे के बीच में इसने कितनी दूरी तय करी, तो मैं वहां पे लिमिट लगा दूंगा। कहां से कहां तक की? 2 से। आई बात समझ में? x का जो फॉर्मूला होगा उसमें मैं 2 से 4 तक की क्या लगा दूंगा? लिमिट। अब ये लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर dx जो है इसका इंटीग्रल अभी मैंने कैलकुलेट किया था, आंसर क्या आया था? x³/3 आया था। सबसे पहले लिख लो ऐसे, x³ स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट को यहां लगा दो और अपर लिमिट को यहां। बोलो सही है? जो नंबर है उसको बाहर ले लो, नंबर का कुछ नहीं हो सकता। 1/3 x³ ऐसे। लिमिट को सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस। तो 1/3 x की जगह ये रखो तो b का क्यूब अपर लिमिट हो गई, बीच में किसका साइन डालो? अब x की जगह ये रखो a का क्यूब। यही तुम्हारा क्या हो गया? यही तुम्हारा क्या हो गया? मान लो अभी तो मैंने लिमिट a और b के टर्म्स में ली, हम इस लिमिट को नंबर्स के टर्म्स में भी ले सकते हैं। किसके टर्म्स में ले सकते थे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन सॉल्व करके देखते हैं, एक ऐसे ही रैंडम कोई फंक्शन ले लेते हैं। हम कहते हैं इंटीग्रल 3 to 4 ऑफ x³ dx ऑफ x³ dx। तो x³ dx सॉल्व होके वैसे आएगा x की पावर 4/4, नीचे 3 ऊपर। अरे यार आना बोल। तो 1/4 तो आ गया बाहर। अब x की जगह क्या? 4 की पावर माइनस 1/4। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 6 में से 1 गया 5, 15 में से 8 गए आंसर। अरे हाँ ना बोल यार। लिमिट को ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिट को उतार। 5 सितारा। कितना सितारा? आती है भाई ये पेपर में, लिखो डिराइव ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन। डिराइव ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले आसान तरीके से करोगे मुश्किल से? आसान मुश्किल? आसान से करोगे पहले यार। डिराइव ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आसान है ना? बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ बना के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर लें भाई? डिराइव। आओ जरा 9th क्लास की यादें थोड़ी ताजा कराएं तुम लोग को। आइए इधर देखेंगे। हमारी मास्टरनी ने ऐसा ही ग्राफ बनवाया होगा। इसमें कुछ करने लायक है नहीं, इसको बदल भी नहीं सकते। इसको ले लो O, इसको ले लो A, ये B, ये C और ये D। ये समय ले लो T, ये इनिशियल वेलोसिटी ले लो U, और ये B तक की जो वेलोसिटी है इसको क्या ले लो? V। क्या ले लो? ये एंगल क्या ले लो? थीटा। ये एंगल क्या ले लो? अरे हाँ ना बोल भाई। देख एकदम फालतू की बात है, कोई मजा तो आएगा नहीं इसमें, बस ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा।
पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो क्या है? v बराबर इधर देखिए जरा, इसको कैसे डिराइव करेंगे? ये vt ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? हमने आपको बताया स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमें बताता है एक्सेलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? vt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना जरूरी है, और स्लोप निकालने के लिए tan थीटा, स्लोप निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन, तो बोलो परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? तो एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए भैया BC अपॉन में। अरे हाँ ना बोल भाई, एक्सेलरेशन बराबर। अच्छा ध्यान से देखियो ग्राफ में देख, मैं BC को अगर ऐसे लिख दूं यार BD माइनस CD, आपको कोई दिक्कत है? देखो देखो ग्राफ से देखो, BD माइनस CD, BD माइनस डिवाइड बाय AC। ध्यान से देखो भैया, BD क्या है? V, CD क्या है? U, AC क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई V माइनस U बराबर या V बराबर U प्लस। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे नहीं आया, इसमें ना आने का था क्या? पहली बात। दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन S बराबर UT जमा हाफ AT का, इधर देख लो एक साथ उतारने का फालतू की चीज है। S बराबर UT जमा हाफ AT का। अब देखो हमने अभी क्या सीखा है कि जो एरिया होता है VT ग्राफ का, जो एरिया होता है किसका? वो हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है? VT ग्राफ का एरिया। देखो ऐसे ना लिख दें क्या? VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बराबर ऐसे लिख दें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जमा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अरे बोलो सही है क्या? यार ये पूरा एरिया निकालने के लिए यार हमने क्या काम किया? ये ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया क्या कर दिया? ऐड। क्या कर दिया? कर सकते हैं ना ऐसा? ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला आधा गुणा बेस इंटू हाइट। बेस बोलो क्या है? हाइट बोलो क्या है? कौन बोल रहा है? पता नहीं, जूता ना 9 नंबर का है मेरा। आई बात समझ में? खोपड़ी गंजी कर दूंगा मारते मारते। जमा में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू L बोलो क्या है? OD। अबे OD ले लो या AC ले लो, बात तो एक ही है। और ये क्या हो जाएगा? CD। अरे बोल सही है क्या? आओ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओहो S बराबर, आइए जरा, हाफ इंटू, चलो भाई AC। अरे बोलो AC क्या है? AC क्या है? T इंटू में BC। अच्छा इधर देख, इधर देख, यहां से निकाल वैल्यू। BC बराबर A इंटू AC बराबर OD बराबर T। अरे सही है क्या? तो BC बराबर क्या आ गया? BC बराबर वैल्यू उधर पुट कर 80 जमा में देख जरा OD क्या है भाई? CD क्या है? तो S बराबर देख क्या आया? UT प्लस हाफ AT का। अरे यार आया नहीं आया? तीसरी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर बराबर V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर बराबर। अब देखो एरिया ऑफ VT ग्राफ बोलो तो क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। VT ग्राफ का एरिया क्या बताता है? अब डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट एक कैसे निकालेंगे? अभी तो हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड किया। ध्यान से देख, ये ट्रेपीजियम बन रहा है क्या?
अब की बात डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे। डायरेक्ट ट्रेपीजियम का क्या निकाल देंगे? तो हम ऐसे लिख दें भाई, S बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OA, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ विच साइड्स आर पैरेलल, OA एंड BD, OA एंड, तो हम लिखेंगे इसको OA प्लस इंटू में हाइट, इंटू में व्हाट इज हाइट? AC, व्हाट इज हाइट? इंटू में AC, बोलो सही है। S बराबर आधा इंटू में OA, U है क्या? BD क्या है भाई? V है क्या? इंटू में AC की वैल्यू फिर इधर से निकालेंगे, आओ जरा यहां से निकालेंगे, ऐसे इधर से AC क्या निकलेगा? AC बराबर आएगा BD माइनस CD बटे A, हाँ ना बोल? ध्यान से देख, BD क्या है भाई? V, CD क्या है? डिवाइड बाय, ये वैल्यू उठा के उधर क्या करते भाई? आओ करा जाए भैया पुट, ये हो गया V माइनस U बाय 2AS, इधर आ गया 2AS, इधर देख A प्लस B, A माइनस B, फॉर्मूला बना A स्क्वायर माइनस, तो इधर हो गया V स्क्वायर माइनस, ये आ गई भैया तीसरी इक्वेशन ऑफ, अरे आना बोलो, आया नहीं आया? उतार लो, खुश मत होना, पेपर में आएगा, बस उतार लो। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, देखो, डिराइव ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिराइव ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इसके पेपर में आने के चांस ज्यादा है भैया, 95%। डिराइव ऑल द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय, अब थोड़ा सा जरा ध्यान दे लो, क्योंकि वो तो तुमने पहले सीखा हुआ था तो तुम्हें इजी लगा, ये तुमने नहीं सीखा हुआ तो ये तुम्हें क्या लगेगा? मुश्किल लग सकता है। आओ, इक्वेशन तो देखो वही रहेगी, ये तो बदलेगी नहीं। V बराबर U प्लस, V बराबर U प्लस, अब इसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन से। किससे? इंटीग्रेशन से। We know that, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होती है dv बाय dt। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले पे हमने सवाल भी किए हैं। a बराबर dv बाय, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। dv बाय dt का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dv बराबर बनेगा a dt। dv बराबर क्या बनेगा? बात को समझो, स्मॉल वेलोसिटी है ओवर स्मॉल टाइम। अगर टोटल वेलोसिटी निकालनी है ओवर टोटल टाइम तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूं फुल फॉर्म, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा हमेशा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। दोनों साइड इंटीग्रल कर रहे हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो यहां पे तो मैंने कर दिया इंटीग्रल dv, यहां पे इंटीग्रल। एक और अब बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में हमेशा समझ लो ध्यान से, तन्मय इधर समझ ले, ऐसा ही होता है, इधर ध्यान दे दे। इंटीग्रल जैसे मैंने यहाँ पे dv लगाया तो इसका मतलब है कि मैं इंटीग्रेशन वेलोसिटी के लिए करूंगा। किसके लिए करूंगा? तो अगर मुझे इधर लिमिट लगानी पड़ेगी ना तो मैं लिमिट वेलोसिटी की ही लगाऊंगा, और उस तरफ क्या है? dt। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जो लिमिट लगाऊंगा वो किसकी लगाऊंगा? टाइम की। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर लिख दूं a dt और मैं लिमिट लगा दूं u से भी, नहीं, ये गलत है।
क्योंकि ए dt का मतलब क्या है? ए dt का मतलब है कि मैं इंटीग्रेशन जो कर रहा हूं एक्सेलरेशन का कर रहा हूं टाइम के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। तो लिमिट भी किसकी लगेगी? टाइम की। तो मैंने मिनिमम टाइम, जैसे अब टाइम की लिमिट लगाऊं तो मिनिमम टाइम मान लिया 0 और मैक्सिमम टाइम क्या मान लिया? t। मिनिमम टाइम मान लिया 0, मैक्सिमम टाइम मान लिया t। बोलो सही है? जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूं। सवाल में अगर वो कहेगा कि काम कर, वेलोसिटी पता लगा 2 से 4 सेकंड के बीच की, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? यहां क्या कर दूंगा? वो कहता है 6 से 10 सेकंड की पता लगा, तो मैं यहां क्या कर दूंगा? यहां क्या कर दूंगा? लेकिन अभी मैं केवल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तो मैंने जनरल 0 से t ले लिया। ठीक है भाई? इंटीग्रल dv तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल dv क्या आ जाएगा? या एक और काम करो, एक स्टेप और बचाओ, इंटीग्रल dv पे भी लिमिट लगाओ u से इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी। इंटीग्रल dv सॉल्व होके क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट u अपर लिमिट। सही है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट मानते हैं। एक्सेलरेशन क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से कहां जाता है? बाहर। a और इंटीग्रल ऑफ dt क्या हो जाएगा? t स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट 0 ऊपर लिमिट। सही है भाई? सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया था? अपर लिमिट माइनस v की जगह अपर लिमिट v, लोअर लिमिट a बाहर है, t की जगह अपर लिमिट, t की जगह लोअर लिमिट, v माइनस u बराबर या v बराबर u प्लस। पहली इक्वेशन। 1 मिनट। क्या मैंने बहुत तेज कर दिया? आया नहीं आया? तरीका पल्ले पड़ा कैसे किया गया है डिराइव? याद रखना, न्यूटन की जितनी भी इक्वेशन है ना मोशन की, सभी की एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ तभी लगाई जा सकती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तभी तो तुम एक्सेलरेशन को इंटीग्रल के बाहर ले आए, क्योंकि इन इक्वेशंस में हम एक्सेलरेशन को क्या मानते हैं? मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे लगती हैं। सिर्फ किस पे लगती हैं? सिर्फ, इसके अलावा किसी और पे नहीं। इसीलिए सबकी डेरिवेशन में एक्सेलरेशन को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। हाँ ना बोलो, एक्सेलरेशन को क्या मान लेंगे? ये बात पल्ले पड़ गई। क्या दूसरी इक्वेशन भी डिराइव कर दूं? इकट्ठी उतार लेना, 2 तो उतार ही सकते हो इकट्ठी। हाँ आओ, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर दें। हाँ, यहां से 1 मिनट में लाइन बना दूं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम सीरियल ऑर्डर तोड़ सकते हो। अब देखो, इधर देखो ध्यान से। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई? s बराबर ut प्लस हाफ at का सत्य है? अरे हाँ ना बोलो। बहुत बढ़िया। हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx बाय, होता है नहीं होता है? दुनिया भर की न्यूमेरिकल कराए थे इस पे, डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकलवाई थी, याद कर। x की इक्वेशन दी थी t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, फिर पूछी थी वेलोसिटी निकाल है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो वही तो फॉर्मूला है ये, v बराबर dx बाय, v बराबर dx बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो dx बराबर क्या आया? dx बराबर क्या आया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर इंटीग्रल 0 से s ऑफ dx बराबर 0 से t ऑफ v dt। बोल सही है? अरे हाँ ना बोलो यार। मुझे पता है प्राण निकले पड़े हैं तुम्हारे, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। जो मुश्किल है वो मुश्किल तो है, और एक्चुअली मुश्किल नहीं है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्योंकि जीवन में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हो। धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे तो फिर धीरे धीरे क्या लगने लगेगा? इजी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ भैया, तो अब इधर देखो जरा, इंटीग्रल 0 से s dx बराबर, अब ध्यान से समझना मेरी बात। तुम्हें क्या लग रहा होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाओ, अंदर इंटीग्रल dt रह गया। लेकिन ध्यान लगाओ और सोचो,
वेलोसिटी टाइम पे तो डिपेंड कर रही होगी ना। सोच सोच, तुम कैसी मोशन पढ़ रहे हो? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, मतलब समय के साथ, मैं कह रहा हूं बढ़ रही है भाई समय के साथ। तो सर यहां पे वेलोसिटी को बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वेलोसिटी v में, v यहां से दिख रहा है कि कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो टाइम आएगा। कैसे? देखियो पहली इक्वेशन देख, अरे यार, अरे वो देख पहली इक्वेशन, v बराबर u प्लस, क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आया? हाँ आया, आया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट? अरे हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल। तो v की जगह यहां पे बेटा पुट करने का u प्लस 80 इंटू में हाँ, इसलिए मैं कहता हूं भांग कम पिया करो, इसीलिए मैं कहता हूं भांग थोड़ी कम पिया करो। क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन, क्या लिखा है? वो बात ठीक है, तो फिर तुम्हारी बात ठीक कैसे हो गई ये बताओ? अगर वो बात ठीक है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम्हारी बात कैसे ठीक हुई ये बताओ? समय के कांस्टेंट कौन सी चीज को बोलते हैं? जो समय के साथ वेरी ना करे। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसलिए पहली डेरिवेशन में मैंने यहां ए को बाहर निकाल दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन समय पे डिपेंड, लेकिन वेलोसिटी तो कर रही है। मैंने जो बोला उसे 2 मिनट जरा सोचो, सोचो, अखरोट जैसा दिमाग है, ओवरलोड हो गया तुम्हारा। सर आपने ये बोला कि v = u + 80, इसके फॉर्मूले में a और टाइम आ रहा है, ठीक है? हाँ, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो a के फॉर्मूले में t आ रहा है, कहाँ आ रहा है? v - u/t। गधा हो तुम, गधा हो तुम, गाना सुने हो? कहाँ हो तुम, उसकी जगह गधा हो तुम। कितना गाना, गाना बढ़िया बने, पूरी रामायण खत्म। कितने तरीके की मोशन पढ़ाई थी? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइप पढ़ाया था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या सीखा था कि बॉडी की रफ्तार बराबर बराबर समय में बराबर बराबर क्या हो रही है? बढ़ रही है, चेंज हो रही है। तो जब रफ्तार बराबर बराबर चेंज हो रही है, तो हर सेकंड में एक्सेलरेशन क्या आ रही है? सेम। तो बेशक से टाइम आ रहा हो उसमें, लेकिन वो टाइम इररिलेवेंट है, क्योंकि टाइम फ्रेम हर बार 1 सेकंड निकला था। टाइम फ्रेम हर बार कितना निकला था? इसलिए एक्सेलरेशन को क्या माना? कांस्टेंट। और इसलिए वेलोसिटी को क्या नहीं मान रहे? कांस्टेंट। इसलिए वेलोसिटी को क्या नहीं मान रहे? मैं फील भी करा, यार तुम मेरा टाइम खोटी कराओगे और कुछ नहीं। इधर देखियो, v बराबर u + 80 होता है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरी बॉडी की एक्सेलरेशन लगातार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर मेरी बॉडी की एक्सेलरेशन लगातार कितनी है, और मैं कह दूं कि बॉडी ने u 0 से शुरू किया, बॉडी ने u, तो अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकंड लूंगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकंड। टाइम की वैल्यू 2 लूंगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 3 लूंगा तो कितनी आएगी? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। लेकिन तुम ध्यान से देखो, इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या है? क्या समय के साथ एक्सेलरेशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब ये मत कहना कि जी v - u बराबर 80 करेंगे तो a बराबर v - u/t आएगा। अब जब हर बार t की जगह 1 सेकंड डालेगा ना, तो एक्सेलरेशन हर बार कितनी निकलती चली जाएगी? 5। ये कह रहा है इतनी देर से, ये तुम्हें समझ आया ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में भी तो टाइम आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो गई? बात पल्ले पड़ी। सवाल बुरा नहीं है अगले का, अगले ने लॉजिकली सही सोचा है। हाँ ना बोलो भाई, बोलो क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया।
तो इसीलिए यहां पे एक्सेलरेशन को तो कांस्टेंट रखा, लेकिन वेलोसिटी की जगह क्या रख दिया, u प्लस at। अब आओ इसको इंटीग्रेट कर लें। 0 से s dx बराबर, एक काम करो, जहां बीच में प्लस लगा वहां से इसको दो पार्ट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इंटीग्रल 0 से t u dt प्लस इंटीग्रल 0 से t at dt। बोल सही है? जहां से प्लस लगा वहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंटीग्रल dx क्या आएगा, x, लिमिट 0 ऊपर वाली लिमिट s, u को बाहर ले लो, इनिशियल वेलोसिटी है, 0 मान लेते हैं, कांस्टेंट होती है इनिशियली। इंटीग्रल dt क्या आएगा, लिमिट 0 से, एक्सेलरेशन फिर से क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, t dt, अंदर क्या बचा, t dt का इंटीग्रल t की पावर क्या है, 1, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएगा तो देखिए यही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अरे अभी तो सिखाया, लिमिट 0 से, अरे हाँ ना बोलो, अपर लिमिट माइनस s माइनस 0 बराबर u, अपर लिमिट माइनस, एक और एक कितना आ गया बाहर, a बाई 2, अंदर क्या बच गया, t का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस t का स्क्वायर माइनस 0 का s बराबर